नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ज्वलंत मुद्दे भी हैं उसमें शामिल। देखिए दोस्तों, हमारी ज्योग्राफी की अलग पार्ट चलता है, पॉलिटी का, हिस्ट्री का और राजस्थान ज्योग्राफी का। इनके अलावा हमारा एक जो पार्ट चलता है वो चलता है समसामयिक मुद्दे, अर्थात वर्तमान में सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, अगर वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में पूरी दुनिया में एक तो ग्लोबल वार्मिंग फैली हुई है, वैश्विक तापमान, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पूरे विश्व का तापमान बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है। किस वजह से? पूरी दुनिया में CO2 की मात्रा बढ़ रही है, CFC की मात्रा बढ़ रही है। जितना भी जो औद्योगिकरण होता है उससे कार्बन गैस उत्सर्जित होती है। कार्बन उत्सर्जन से पूरी दुनिया में वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। वैश्विक तापमान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा है हमारे किस पे? मानसून पे। वैश्विक तापमान का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है मानसून पर, अर्थात बारिश पे। समय से पहले बारिश होना, आंधी और तूफान के रूप में बारिश होना, बार बार बवंडर उठना, जहां बारिश होनी है वहां अतिवृष्टि होना, जहां बारिश नहीं होती वहां अनावृष्टि होना। अर्थात ये बहुत ज्यादा बारिश होना यह बिल्कुल ही बारिश है। और बेमौसम की बरसात, जैसे अभी की बात करें तो 15 मार्च से लेके और आज 28 मार्च है, आज 28 मार्च है, 28/3/23। पिछले इन 15 दिनों में सबसे ज्यादा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ और इस वजह से ओलावृष्टि और बेमौसम की बारिश हुई अंदर के साथ में, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों की फसलें जो थी वो पूर्णतः नष्ट हो गई। फसलें नष्ट हो गई, कहीं कहीं तो 100% फसलें नष्ट हो गई। गेहूं की फसल जो पक गई थी वो टूट गई है, चने थे वो नष्ट हो गए, सरसों नष्ट हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी क्लाइमेट इतना चेंज हो गया है कि बारिश का अंदाजा नहीं लगा सकते। बेमौसम बारिश आती है, अंधर के साथ में, ओलों के साथ में आती है। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान इसका हुआ है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है और उसका परिणाम अगर किसी ने भुगता है तो वो है केवल और केवल कौन? किसान। केवल किसान। बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज होने से ग्लोबल वार्मिंग की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और उसका जो इफेक्ट पड़ा है, उसका जो परिणाम अगर किसी ने भुगता है तो वो है किसान। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे डालते हैं? कृषि पे। जैसे ही एनवायरमेंट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है तो कृषि पर प्रभाव डालता है। या तो बारिश नहीं होती तो उगा नहीं पाते, उगा देते हैं, फसल पकने को तैयार होती है तो ये विक्षोभ आ जाते हैं, खूब सारे अंधड़ बवंडर ओले। ये किस वजह से हो रही है? और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और इस ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर 1960 के दशक से, ग्लोबल वार्मिंग पर 1960 के दशक से प्रयास प्रारंभ किए थे, लेकिन आज तक हम उन गोल्स को प्राप्त नहीं कर पाए। तो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, जलवायु परिवर्तन पे कब से जो है हम काम कर रहे हैं, दुनिया में कब से इस पर जागरूकता गई है, उसके बारे में बात करेंगे। और पर्यावरण का जो मित्र है उसके अनुसार जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट होता है उसे बोलते हैं सेंसिटिव डेवलपमेंट, सतत विकास। सेंसिटिव डेवलपमेंट, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना और अपने संसाधनों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा के रखना। जैसे बाप अपने बेटे के लिए संसाधन बचाता है, उसके लिए कमाता है कि मेरे बेटे के लिए, बेटा अपने बेटे के लिए, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी विकास चलता है। ऐसे ही पर्यावरण को बचाना है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाना है और उन सबको बचाते हुए फिर विकास करना है। तो ऐसा जो विकास होगा वो कहलाएगा सेंसिबल डेवलपमेंट, सेंसिटिव डेवलपमेंट, सतत विकास। अब ये प्रारंभ कर देखो, सतत विकास की जो धारणा है वो 1960 में उपजी थी। विश्व पर्यावरण डेवलपमेंट जो कमीशन है
उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था ब्रटलैंड। ब्रटलैंड ने इसका सुझाव दिया था सतत विकास का। उसका यह मानना था, देखिए उस व्यक्ति की सोच, ब्रटलैंड की सोच 50 साल आगे थी। सतत विकास का मतलब क्या है? संभावनाएं, भविष्य की संभावना, भविष्य की संभावना। 1960 के दशक में ब्रटलैंड ने यह कहा था कि आज से 50 साल के बाद, और उसकी भविष्य में सच हो रही है। ब्रटलैंड ने ये जो सम्मेलन हुआ था जलवायु, उसमें कहा था, उसकी अध्यक्षता की थी, और उसने कहा था कि आज से 50 साल के बाद, 50 साल का मतलब 1960 के दशक की बात है, तो ये मान लो 2010 में के आसपास, मतलब 50 साल बाद में दुनिया में क्लाइमेट चेंज होगा, बहुत सारी बीमारियां आएंगी, अनावृष्टि होगी, अतिवृष्टि होगी। उसने ये कहा था कि जहां बारिश होती है बहुत ज्यादा बारिश होगी तो अतिवृष्टि हो जाएगी, बारिश नहीं हो रही है वह अनावृष्टि, वहां सूख जाएंगे, या बेमौसम बारिश होगी। और उसने ये स्टिक कहा था कि आने वाले 50 साल के बाद में सबसे ज्यादा नुकसान किसान को होगा। ये ब्रटलैंड ने कहा था 1960 में कि 50 साल बाद में किसान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, और विशेषकर एशियाई देशों के किसान को। और उसका जो मुख्य फोकस था वो था भारत पर, क्योंकि जलवायु क्लाइमेट चेंज का जो परिणाम है वो कौन भुगतेगा? भारत। और उसके भविष्य में आज सच हो रही है, आज सबसे ज्यादा परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो उसने क्या कहा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए 1960 के दशक में दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों को लेकर एक जागरूकता बढ़ाई, और इस जागरूकता बढ़ाने पर इस धारणा का विकास हुआ। कौन सी धारणा का विकास हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की धारणा, सतत विकास की धारणा का विकास हुआ। अब ये कौन सा विकास है? वह विकास जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाते हुए विकास करना, कि हमें ऐसा विकास करना है कि भविष्य के लिए संसाधन बचे रहे। जैसे हम सौर ऊर्जा पर जोर दे रहे हैं ताकि भविष्य में कोयला पेट्रोल बचा रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स पर जोर दे रहे हैं ताकि पेट्रोल बचा रहे। तो ये कौन सा विकास? सतत विकास है। भविष्य के लिए, भविष्य की जो पीढ़ी है उनके लिए संसाधन बचाना है। और सतत विकास जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द जो है, इसका सबसे पहले प्रयोग 1987 में ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में किया गया था। ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में 1987 में ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ब्रटलैंड ने यह शब्द अपनी रिपोर्ट, ब्रटलैंड जो था इसने अपनी रिपोर्ट किसमें दी? WCD, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो सम्मेलन हुआ इसका ये अध्यक्षता कौन? ब्रटलैंड। और इस अध्यक्षता करते हुए इसने अपनी रिपोर्ट दी, दस्तावेज दिया पूरा, उस दस्तावेज में लिखा था ये सतत विकास। ये शब्द पहले वर्ष ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का शब्द का प्रयोग किया था किसने? ब्रटलैंड ने। अब इसकी थीम क्या थी? जब ये कमीशन बैठा, ये जो दस्तावेज बने, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम देखो कितनी प्यारी थीम है, हमारा साझा भविष्य, ओवर कॉमन फ्यूचर। उसने कहा कि दुनिया आधुनिकीकरण की दौड़ में अंधी हो चुकी है, पर्यावरण को बेतहाशा नुकसान पहुंचा रहे। तो उसने जो थीम बनाई वो बनाई हमारा साझा भविष्य, ओवर कॉमन फ्यूचर। उसने कहा कि पूरी दुनिया एक है और पूरी दुनिया के भविष्य साझा होने चाहिए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचे पूरी दुनिया विकास करे। पूरी दुनिया को उन्होंने एक परिवार माना, और परिवार मानते हुए उन्होंने थीम दी, ये बहुत अच्छी थीम दी, हमारा साझा भविष्य। और ये किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए नहीं है दोस्तों, ये पूरी दुनिया के लिए थीम थी, ओवर कॉमन फ्यूचर। यह विकास प्रकृति के साथ, अब इंपॉर्टेंट देखिए, इस सतत विकास में सबसे बड़ी चीज क्या क्या है? यह विकास एक औद्योगिक विकास नहीं है, यह विकास कोई मशीनरी विकास नहीं है, यह विकास मानव से जुड़ा हुआ है। मानव सहयोग, भाईचारा, उसको एक परिवार मानते हुए संसाधनों को बचाते हुए विकास करते हैं। इसलिए सतत विकास का सबसे ज्यादा संबंध किससे है? मानव से। यह मानव मित्र है। कैसे? देखिए, यह विकास प्रकृति के साथ, नेचर के साथ में मानव सहयोग, क्या है? मानव सहयोग, ह्यूमन कोऑपरेशन, नेचर, प्रकृति के साथ साहचर्य, साहचर्य, उसके प्रति श्रद्धा, किसके प्रति? नेचर के प्रति, पर्यावरण के प्रति श्रद्धा, और सम्मान की भावना पर आधारित।
पर्यावरण को, नेचर का सम्मान करते हुए, इसके प्रति श्रद्धा रखते हुए, नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति श्रद्धा रखते हुए, पर्यावरण के प्रति श्रद्धा रखते हुए, मानव सहयोग और साहचर्य को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाते हुए विकास की जो धारणा बनाई, वो विकास की धारणा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके कुछ संकल्पनाएं हैं। सतत विकास की जो संकल्पना है, इसके कुछ गोल्स लिए गए कि भाई इसमें क्या प्रमुख है। तो इसके गोल्स देखो, यह दीर्घ अवधि की संकल्पना है। सबसे पहली चीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई शॉर्ट टाइम की नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड है वो एक लॉन्ग टाइम है, एक दीर्घकालीन संकल्पना है। जैसे बात करें भारत की, तो आपको याद होगा भारत के जो गोल्स हैं वो 2047 को लेकर बनाए गए हैं। भारतीय विकास की धारणा 2047 के लिए, और आज चल रहा है 2023। तो सोचिए कि 30 वर्षों के गोल लेके चले हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये 30 से 40 वर्षों का टाइम पीरियड लेके चलती है। तो ये एक लंबी दीर्घ उदाहरण है, क्योंकि पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास एक शॉर्ट टर्म्स में नहीं हो सकता। पर्यावरण को बचाना 1 साल में नहीं हो सकता, 2 साल में नहीं हो सकता, उसके लिए लॉन्ग टर्म चाहिए। इसलिए ये जो अवधारणा है, ये दीर्घ अवधि की अवधारणा है, लगभग 30 वर्ष, मिनिमम 30 वर्ष की अवधारणा है। फिर है, यह प्रकृति को मानव के लिए धरती मां की कोख मानता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, लेकिन यहां बात हो रही है, मुद्दा क्या बनाया उन्होंने, थीम क्या बनाई है, यह प्रकृति को मानव के लिए, ये जो है नेचर जो है प्रकृति को मानव के लिए क्या मानता है, धरती मां की कोख, धरती मां की कोख मानता है। प्रकृति को किसको मानता है, नेचर जो है, प्रकृति जो है, हमारा पर्यावरण जो है, वो हमारे लिए एक धरती मां की कोख है, इसलिए इसको बचाना जरूरी। इसका विकास पर्यावरण के अनुकूल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनवायरमेंट के अनुकूल, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, इसके अनुकूल। समानता और न्याय पर आधारित है। देखिए, समानता और न्याय के लिए, किसी एक देश के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए, संपूर्ण विश्व को एक परिवार माना और उस परिवार में समानता और न्याय पर आधारित क्या करना है, विकास करना है। किसी के विकास को छीनना नहीं है, किसी के संसाधनों का हनन नहीं करना है, उनको जो है छीनना नहीं है। केवल समानता और न्याय पर आधारित थीम हमारी कौन सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह समस्त विश्व को एक परिवार मानता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज, ऑल वर्ल्ड एज ए फैमिली, ऑल वर्ल्ड एज ए फैमिली, पूरा दुनिया एक क्या है, परिवार है, और उस परिवार का विकास करना है, ना कि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का या किसी एक देश का, और उसके अनुसार ही विकास करना है। दुनिया को, पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हुए, उसके अनुसार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को बचाते हुए, भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए विकास करना क्या, सतत पूर्ण विकास। अब इसके ऊपर काम क्या हुआ है, कुछ सरकारी प्रयास हुए हैं वैश्विक स्तर पर। वैश्विक स्तर पर क्या क्या प्रयास हुए हैं, देखिए, विभिन्न वैश्विक प्रसार कि वैश्विक स्तर पर कौन कौन से प्रयास हुए हैं। देखिए, विभिन्न वैश्विक प्रयास, पहला प्रयास किया गया था 1992 में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जून 1992, रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील की राजधानी है, रियो डी जेनेरो। देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए और इसके ऊपर जो जो प्रयास हुए, उसमें पहला प्रयास किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 जून, रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो कहां है, ब्राजील की राजधानी। इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 देश शामिल थे, ध्यान रखना। और यहां पे जो विचार विमर्श करके जो परफॉर्मा, जो दस्तावेज तैयार किया गया, उस दस्तावेज का नाम था एजेंडा 21। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 जून 1992, रियो डी जेनेरो, 178 देश शामिल है, और उन्होंने दिया एजेंडा 21। इससे बोलते हैं COP21। एजेंडा 21 को इंग्लिश में बोलते हैं COP21, COP21। एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 पर्यावरण संबंधी, पर्यावरण को बचाने, कार्बन गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित 21 गोल्स तय किए गए थे, 21 उद्देश्य तय किए गए थे,
और उस 21 उद्देश्यों का जो दस्तावेज बनाया गया उसे बोलते हैं एजेंडा 21 या कोप 21। ये कब तैयार किया गया था? 1992, जून 1992। इसमें क्या कहा गया? इसमें जो धारणा दी गई थी एजेंडा 21 में, उस समय सतत पोषणीय विकास की धारणा, सतत पोषणीय विकास की धारणा दी गई और थीम क्या है? पर्यावरण सुरक्षा विकास का अभिन्न अंग है। क्या कहा कि एनवायरमेंट सिक्योरिटी एज ए पार्ट ऑफ ए डेवलपमेंट, विकास का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा। कि विकास आप करोगे तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करोगे, क्योंकि पर्यावरणीय सुरक्षा जो है वो विकास का एक विभिन्न अंग है, एक अभिन्न अंग है विकास का। क्या? एनवायरमेंट सिक्योरिटी। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह बनाया सतत पोषणीय विकास धारणा। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1997, सेकंड पृथ्वी सम्मेलन जून 1997 न्यूयॉर्क। यह कहां पर हुआ? न्यूयॉर्क। यह सम्मेलन असफल हो गया, इस पे किसी भी चीज पर सहमति नहीं बन पाई। तीसरा सम्मेलन आया, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन अगस्त 2002 जोहान्सबर्ग। कहां हुआ? 2002 में जोहान्सबर्ग में। इसको यह इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसका नाम बदल दिया गया सतत विकास विश्व शिखर सम्मेलन। सतत विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन किया गया। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन अगस्त 2002 का आयोजित किया गया जोहान्सबर्ग में और इसे नाम दिया गया सतत विकास विश्व शिखर सम्मेलन। और सबसे ज्यादा जोर दिया, सर्वाधिक सतत विकास पर बल दिया गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टि से तीसरा पृथ्वी जलवायु सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, जो जून 1997 जोहान्सबर्ग में किया, और यह कहलाता है विश्व शिखर सम्मेलन है सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सर्वाधिक सतत विकास पर क्या दिया गया? बल दिया गया। अब बात करेंगे करंट की। तो दिसंबर 2015 में, दिसंबर 2015 पेरिस के अंदर, पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन हुआ 21वां 70। कौन सा? 21वां 70 दिसंबर 2015 पेरिस संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन हुआ 21वां 70 2015 में। इसमें नरेंद्र मोदी की मुख्य भूमिका थी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्य भूमिका थी। और नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भारत का एक एजेंडा तय किया, भारत के सतत विकास के गोल्स तय किए और उस गोल्स की अवधि उन्होंने बताई भारत के संदर्भ में 2047। इसने कहा इंडियन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो टाइम पीरियड है वो है 2037 तक भारत ने कुछ गोल्स तय किए। और भारत ने जो गोल्स तय किए वो थे 17 गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया और टाइम पीरियड 2047 तक 17 गोल्स तय किए। और उसके कुछ प्रमुख एजेंडे में प्रमुख जो बातें जो रखी भारतीय प्रधानमंत्री ने, कब? दिसंबर 2015 पेरिस जो जलवायु सम्मेलन वहां पे उन्होंने कहा 70 कौन सा था? 21वां, कि भारत ने अपने लक्ष्य प्रस्तुत किए। पहला, कार्बन उत्सर्जन को कम करना 35% तक। कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करना 35% तक। कोयले का प्रयोग कम करना, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पर जोर दिया गया जिससे कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। और जितने भी उद्योग हैं उद्योगों को पर्यावरण मित्र के रूप में उनको विकसित करना, पुराने उद्योगों को समाप्त करना, नई टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट तैयार करना कि भाई फैक्ट्री ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम उत्सर्जन करे और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करे, कार्बन का कम उत्सर्जन और उत्पादन ज्यादा। तो ये नई पीढ़ी की जो है फैक्ट्रियां वो लगाई गई। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की नीतियों पर सबसे ज्यादा जोर किया, कंपल्सरी कर दिया है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की नीतियां बनाई गई, इनको अनिवार्य किया गया और सौर ऊर्जा पर सबसे ज्यादा काम किया गया। और देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में हर घर के ऊपर जो है सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी हुई हैं। तो काफी जो है राज्यों में, भारत में, राजस्थान में भी सौर ऊर्जा। वर्तमान की अगर बात करें तो सौर ऊर्जा पर सबसे ज्यादा जोर है, क्योंकि सौर ऊर्जा है ये पर्यावरण मित्र है, ये असली सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसमें कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती। और सबसे बड़ी बात सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं, क्योंकि जब तक सूर्य रहेगा तब तक सौर ऊर्जा रहेगी। स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा विभाग क्रियाशील। अक्षय विभाग ऊर्जा जो है ये पूर्ण रूप से
सेंसिटिव डेवलपमेंट पर आधारित है। अक्षय ऊर्जा जो डिपार्टमेंट है वो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना विकास पर बल देता है, और इसी में अक्षय ऊर्जा में जो है हमारी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब है। विकास एवं उत्पादन वृद्धि हेतु पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रसार। देखिए इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी, पर्यावरण की मित्र प्रौद्योगिकी का विकास और प्रसार, यानी कि हमें पर्यावरण को मित्र मानकर नवीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकास करना है और उसका प्रसार करना है, उसका प्रसार करना है। तो ये कुछ गोल्स जो थे वो भारतीय प्रधानमंत्री ने रखे थे पेरिस जलवायु सम्मेलन में 2015 में, और प्रमुख रूप से 17 गोल्स तय किए गए थे और अवधि 2047 तक की ली गई थी। हालांकि 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसको बढ़ाकर 47 कर दिया गया कि यहां तक हम भारत को पूर्ण रूप से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारे एक करंट जो मुद्दा था, सतत विकास, साइंस डेवलपमेंट। इसके ऊपर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।